हेलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अधिकार अंतरण का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न अंगों अथवा तत्वों का वर्णन कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान से समझिएगा। ये आप प्रैक्टिकली आप भी देखते हो इस चीज़ को। इंग्लिश में कहते हैं इसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेट करना, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना। समझते हैं इस चीज़ को। जैसे इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। होता क्या है कि आजकल की डेली रूटीन में प्रबंधकों के पास या किसी भी अधिकारी के पास, प्रबंधक का मतलब ये नहीं मैं केवल हायर अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, चाहे लोअर लेवल का भी प्रबंधक हो, क्योंकि प्रबंधक का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंडर में कोई भी लोग हों। अगर किसी कर्मचारी की बात करें तो अगर उस कर्मचारी के अंडर में भी 10 कर्मचारी अन्य काम कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारी को भी हम प्रबंधक कहेंगे। प्रबंधक का मतलब ये होता है जो किसी का प्रबंध करे, जो किसी के ऊपर मैनेजमेंट करे, चाहे वो सुपरवाइजर ही क्यों ना हो। तो चाहे लोअर लेवल का प्रबंधक हो, चाहे मिडिल लेवल का और चाहे अपर लेवल का, सभी को हम प्रबंधक ही बोलते हैं जिसके अंडर में अधीनस्थ हो। अधीनस्थ मतलब जूनियर, जिनके ऊपर काम किया जाता है या जिनकी सहायता से काम किया जाता है। तो आजकल के डेली रूटीन में सभी प्रबंधकों के पास काम का बहुत ज़्यादा मतलब लोड हो गया है, तो वो अपने काम को पूरी तरह से कई बार नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो उनके पास अधीनस्थ होते हैं, जो उनके जूनियर होते हैं, उनको वो अपने काम की जिम्मेवारी दे देते हैं। यानी कि जो काम उन्हें मिला हुआ है वो अपने जूनियर्स को प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन केवल जिम्मेवारी सौंपने से ही। या इसको ये समझिए कि जब कोई प्रबंधक अपने काम को अपने अधीनस्थ को दे देता है तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, जिम्मेवारी दे देना, उत्तरदायित्व दे देना कि ले भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस काम को पूरा कर। लेकिन केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से ही काम नहीं चलता, काम देने से ही काम नहीं चलता, उससे संबंधित अधिकार भी देने पड़ते हैं। अधिकार देने का मतलब कि भैया ताकि तू निर्णय ले सके कि हाँ भी तो काम कंप्लीट करवा भी पाए। जैसे मान लो मैं क्लास टीचर हूँ, तो मेरे पास काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था, रजिस्टर में कुछ एंट्री वेंट्री करनी थी या कंप्यूटर में रिजल्ट बनाना था। तो रिजल्ट बनाने का काम तो मेरा है, क्लास टीचर का। लेकिन मैंने अपने मॉनिटर, जो मेरी क्लास का मॉनिटर है 12th क्लास का, मैंने उस मॉनिटर को बोला कि बेटा ज़रा ये काम मेरी हेल्प करवा दे, हेल्प का करवा दे, ये रिज़ल्ट तू ही बना दे। तो उस रिज़ल्ट को केवल बनाने से, कहने से ही काम नहीं चलेगा, मुझे कंप्यूटर भी उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर में कोई पासवर्ड लगा हुआ है तो मुझे वो भी देना पड़ेगा कि बेटा इसका पासवर्ड ये है, और उसको फ्री पीरियड भी मुझे अलॉट करना पड़ेगा ताकि उसे कोई दूसरा टीचर भी परेशान ना करे। तो केवल काम सौंपने से ही काम नहीं चलता, मुझे उससे संबंधित उस बच्चे को अधिकार भी देने पड़ेंगे कि भाई तेरे को अगर कोई तेरी क्लास अगर तू बाई चांस मिस करता है तो किसी दूसरे टीचर की, तो तेरे को कोई टीचर परेशान ना करे, उस टीचर को मैं खुद कह दूँगा। यानी कि उससे संबंधित अधिकार भी मुझे देने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर इसमें किसी बच्चे की हेल्प भी चाहिए तो क्लास में किसी दूसरे बच्चे को वो कुछ कह सके, मॉनिटर्स दूसरे बच्चे की हेल्प ले सके, ये अधिकार भी मुझे पूरे क्लास के सामने अपने मॉनिटर को देना पड़ेगा। अब हुआ क्या, इसमें थोड़ा सा आपको और एडवांस में बताना चाह रहा हूँ। पहले तो ये समझिए कि जब मैंने जो मेरा काम था मैंने अपने मॉनिटर को दे दिया, अपनी क्लास के मॉनिटर को दे दिया, तो ऐसी चीज़ को क्या बोला जाता है, अधिकार सौंपने का काम, अधिकार सौंप देना। कि जब एक प्रबंधक मैं था, क्योंकि मैं तुम लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, तो मैंने अपना काम, क्योंकि काम का बर्डन मेरे पास था, मैंने अपना काम आप लोगों को सौंप दिया या आप में से किसी एक को सौंप दिया। तो उस पर काम सौंपने के साथ साथ मैंने उससे संबंधित अधिकार भी दे दिए, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, अधिकार सौंपना या अधिकार अंतरण या फिर अधिकारों का प्रत्यायोजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, भारार्पण। अब वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं। जब एक प्रबंधक के पास कार्यभार अधिक हो जाता है तथा वह अपने सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में वह अपने कुछ कार्यों को अपने अधीनस्थों को दे देता है। लेकिन केवल कार्य सौंपने से ही कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। अधीनस्थों को दे दिया और सोच लिया कि काम पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए कार्य को ठीक प्रकार से करवाने के लिए अधीनस्थों को कार्य के संबंध में कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। केवल काम सौंपने से ही काम नहीं चलेगा, जो जूनियर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे। अतः कार्य देने तथा उसे पूरा करने के लिए अधिकार दिए जाने को ही अधिकार अंतरण कहते हैं। यानी कार्य देने और उसे पूरा करने के लिए अधिकार दिया जाना, कार्य देना और उसे पूरा करने के लिए अधिकार दिया जाना, दो बातें हैं। कार्य देना एक अलग काम है और उसे पूरा करने के लिए अधिकार दिया जाना ये दूसरा काम है। तो कार्य देना और पूरा करने के लिए अधिकार देना, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अधिकार अंतरण या भारार्पण, भार अर्पण कर देना। इसके दो
संधि विच्छेद करोगे तो भार अर्पण, भार अलग है, अर्पण, अर्पण मीन्स देना, और भार मतलब अपना दायित्व। तो भार को दे देना, काम को दे देना, या अधिकार सौंपना अथवा अधिकारों को प्रत्यायोजन, इंग्लिश में एक ही नाम दे रखा होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। काम मेरा है लेकिन मैंने अपना काम किसी दूसरे को सौंप दिया, दूसरे मतलब अपने जूनियर को सौंप दिया, और उससे संबंधित अधिकार भी दे दिए, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके 3 तत्व होते हैं। पहला है उत्तरदायित्व, जो भी मैंने आपको बताया, केवल उसके बस तत्व अलग अलग लिख दिए हैं। तो पहला पॉइंट है इसका उत्तरदायित्व। जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई कार्य सौंपता है तो यह अधीनस्थ का उत्तरदायित्व बन जाता है। मतलब अगर मैंने मॉनिटर को दिया है तो ये मॉनिटर की जिम्मेवारी बन जाती है कि वह उस काम को पूरा करे, इसे ही उत्तरदायित्व कहा जाता है। तो मॉनिटर को पता है कि सर को ये काम पूरा कंप्लीट करके देना है, तो मॉनिटर मेरे लिए काम पूरा करेगा, तो ये मॉनिटर की जिम्मेवारी बन गई है, तो इसे उसका उत्तरदायित्व कहा जाएगा। लेकिन अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अधिकारी केवल अपने अधीनस्थ को केवल कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व दे सकता है, अंतिम उत्तरदायित्व नहीं। मैंने अपनी क्लास के मॉनिटर को रिजल्ट बनाने के लिए बोला, उससे रिलेटेड जो उसकी हेल्प की जानी थी, जितने अधिकार दिए जाने थे वो भी दे दिए, लेकिन जो मॉनिटर है वो केवल मेरे प्रति तो उत्तरदायी रहेगा, लेकिन जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिजल्ट अगर मान लीजिए ख़राब बन जाता है, रिजल्ट में परसेंटेज गलत निकल गई, जो बच्चे के मार्क्स चढ़ाने थे वो गलत चढ़ गए, बच्चे के नंबर थे ज़्यादा, मैंने कम, मॉनिटर ने कम चढ़ा दिए, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मानी जाएगी, उस मॉनिटर की नहीं। अगर रीजनल ऑफिस में या फिर स्कूल के प्रिंसिपल के सामने अगर कुछ बात आती है, यानी कि बच्चे के नंबर गलत चढ़ गए, उसकी वजह से परसेंटेज में कुछ फेरबदल हो गया, तो ऐसी अवस्था में अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मानी जाएगी, पूरी तरह से अंतिम उत्तरदायित्व। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अंतिम उत्तरदायित्व वो किसका माना जाएगा, मेरा माना जाएगा। मैंने मॉनिटर को दिया था काम, ये हो गया उत्तरदायित्व, उसका उत्तरदायित्व, लेकिन वो उत्तरदायी केवल मेरे सामने है। अगर वो कोई गलती कर देता है तो ऐसी अवस्था में वो केवल मेरे सामने ही उत्तरदायी है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वास्तविक उत्तरदायित्व मेरा ही बनेगा। अगर किसी को कोई कोर्ट केस होता है या कोई किसी प्रकार की कोई कागजी कार्रवाई होती है तो वो मेरे खिलाफ होगी, मॉनिटर के खिलाफ नहीं। आप दूसरे एंगल से या एग्जांपल कंपनी का भी समझ सकते हैं कि किसी कंपनी के अंदर एक प्रबंधक ने फाइनेंस के काम, मतलब फाइनेंस का जो मैनेजर था, फाइनेंस के मैनेजर ने, जो हेड है वहाँ का फाइनेंस का मैनेजर, उसने बैंक वालों से बात करी। बैंक वालों ने कहा कि सर हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन ये कागज़ लेकर के जाना है। तो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसने अपने सबऑर्डिनेट को ये काम सौंप दिया और कहा कि भाई ये कागज़ वगैरह जो भी है ये आप खुद अरेंज करो, ये पूरी स्टेटमेंट बनाओ और जा कर के बैंक में दे करके आओ। हुआ क्या कि उस जो सबऑर्डिनेट था उसको अधिकार भी दिए गए, उसके ऊपर जिम्मेवारी भी दी गई और वो कागज़ जा कर के दे के रहा, लेकिन उन कागज़ों में कुछ ना कुछ कमी हो गई जिसकी वजह से लोन कैंसिल हो गया। तो कंपनी का जो मालिक है वो उस फाइनेंस मैनेजर को डांटेगा और जो भी कार्रवाई होगी उस फाइनेंस मैनेजर के खिलाफ होगी। उस एसोसिएट यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर का जो अंडर में बंदा था, जो मेन फाइल बना करके लेकर के गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई होने के चांसेस कम है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उत्तरदायित्व का मतलब काम को सौंपना होता है, जिस व्यक्ति को काम सौंपा जा रहा है उससे रिलेटेड उसे अधिकार भी दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति की होती है जो अधिकार सौंप रहा है। जैसे मैंने आपको अपने एग्जांपल में बताया, जैसे फाइनेंस मैनेजर का एग्जांपल बताया, दूसरा एग्जांपल मैंने अपना बताया आपको कि जैसे मैं अगर मॉनिटर को कोई काम देता हूँ तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मानी जाएगी, मॉनिटर की नहीं। दूसरा है अधिकार। अधिकार के बारे में भी बता चुका हूँ मैं आपको। हम बात कर रहे हैं अधिकार अंतरण के तत्वों की, तो अधिकार अंतरण का मीनिंग आपको समझा दिया, ये पूरा मीनिंग है। इसके 3 तत्व होते हैं। पहला है उत्तरदायित्व, काम को सौंपना उत्तरदायित्व कहलाता है। दूसरा है अधिकार, अधिकार भी दिए जाने जरूरी हैं, अधिकार के बिना कार्य को पूरा ही नहीं किया जा सकता। और तीसरा है जवाबदेही, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें 2 प्रकार की होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसने काम दिया है जिस व्यक्ति को, यानी कि सपोज कंपनी का मालिक है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के अंडर में सीईओ है, सीईओ के अंडर में फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर के अंडर में जूनियर मैनेजर है। सीईओ ने काम दिया था इसको, इसने काम दिया था इसको। अल्टीमेटली काम था फाइनेंस मैनेजर का बैंक से लोन लेकर के आने का, बैंक से लोन लेकर के आना था
तो बैंक से लोन लाने का काम फाइनेंस मैनेजर का था, इसे इसके लिए सैलरी मिलती है, लेकिन काम का बर्डन होने की वजह से इसने अपने जूनियर मैनेजर को बोल दिया या किसी एसोसिएट मैनेजर को बोल दिया, असिस्टेंट मैनेजर को बोल दिया। तो असिस्टेंट मैनेजर जो है ये अगर काम के बारे में इतना मतलब इसने इसको काम सौंपा तो उत्तरदायित्व दे दिया, इसने इस काम से संबंधित सारे के सारे अधिकार भी इसको दे दिए, लेकिन फिर भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की मानी जाएगी। अगर बैंक वाले लोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी मानी जाएगी। यानी कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तविक तौर पर उत्तरदायी माना जाएगा। दोबारा से समझ लेते हैं। फाइनेंस मैनेजर ने लोन लेने का जो काम था बैंक से, इसका काम था, ये काम का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर पा रहा था, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था, तो इसने अपना काम इनके ऊपर डाल दिया कि भी आप इस काम को करो, और इससे संबंधित अधिकार भी दे दिए। तो इसके द्वारा इन लोगों को जो काम दिया जा रहा है और उससे संबंधित अधिकार दिए जा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे हम? अधिकार सौंपने का कार्य, अधिकार अंतरण का कार्य, अधिकार प्रत्यायोजन का कार्य, भारार्पण का कार्य, ये सारे नाम हैं। इसमें 3 तत्व होते हैं। पहला पॉइंट है उत्तरदायित्व। इसने काम इनको सौंपा, ये कहलाएगा उत्तरदायित्व। इसने इससे संबंधित इनको अधिकार दे दिए, शक्ति दे दी निर्णय लेने की, ये कहलाएगा अधिकार। तीसरा पॉइंट है जवाबदेही। जवाबदेही के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ, अगर इससे कोई गलती हो जाती है तो ये व्यक्ति केवल इसके सामने तो उत्तरदायी रहेगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वास्तविक उत्तरदायित्व इस पूरे काम का किसके ऊपर रहेगा? फाइनेंस मैनेजर के ऊपर। यानी कि अगर कंपनी के मालिक निकालने के ऊपर बात आती है तो इसी को निकालेंगे, इसको नहीं। यानी कि ये लोग, ये हुआ, ये इसको जानते हैं कि काम इसको सौंपा गया था। अगर काम इन्हीं को सौंपा गया था तो फिर इनकी गलती मानी जाएगी, लेकिन काम इसको सौंपा गया था, तो ये जो काम सौंपा गया है ये इसी की वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। इसी चीज़ को कहते हैं हम उत्तरदेता, जवाबदेही। तो जवाबदेही इसकी मानी जाएगी। जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया, वो भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ये जो अधिकार सौंपने का काम है, ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको तीनों तत्व बताए, ये जो प्रोसीजर बताया, आप देख सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हर जगह अधिकार सौंपने का काम होता ही होता है। कोई भी व्यक्ति सारे के सारे कामों को खुद नहीं कर सकता, वो अपने सबऑर्डिनेट की हेल्प लेता ही लेता है। तो अधिकार अंतरण जो है उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। इसके लाभ बताने या महत्व बताने, तो लाभ क्या है इसके? प्रभावपूर्ण प्रबंध होता है। प्रभावपूर्ण यानी कि जितने भी प्रबंधक हैं वो सभी के सभी अधिकार अंतरण की हेल्प लेते ही लेते हैं। अधिकारों का अंतरण मतलब ट्रांसफ़र करना, डेलीगेट करना, तो अधिकारों को अंतरण करते ही करते हैं, अधिकारों को सौंपने का काम करते ही करते हैं, क्योंकि सारे काम वो खुद कर ही नहीं सकते, अपने जूनियर्स को वो काम देंगे ही देंगे। तो जो व्यक्ति या जो प्रबंधक, व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, जो प्रबंधक जितना ज़्यादा इफेक्टिवली इस चीज़ का प्रयोग करता है वो उतना ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण प्रबंध करता है और कंपनी के हित के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। यानी कि किसी भी प्रबंधक की जो एफिशिएंसी है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि वो कितने इफेक्टिव तरीके से अधिकारों का अंतरण कर पाते हैं। जो अपने जूनियर से जितना अच्छा काम ले लेगा वो उतना ही बेटर माना जाता है। जो सारा काम खुद करता है उसे गधा कहा जाता है आज के टाइम में। तो अपना काम को दूसरे के ऊपर लाभ देना, दूसरों से काम लेने की कला को ही प्रबंध कहा जाता है। इसका फ़ायदा कर्मचारी को भी होता है कि जिन व्यक्तियों को काम सौंपा गया है, यानी कि अगर एक प्रबंधक ने अपने जूनियर्स को काम सौंपा है तो जो जूनियर्स हैं उन्हें भी कुछ नया काम करने के लिए, ये इफेक्टिव काम करने के लिए, सीखने के लिए मिलता है। तो इससे उनका विकास होता है, तभी वो आगे तरक्की कर पाते हैं। कर्मचारियों को भी प्रेरित किया जाता है। एक जूनियर को अगर आप जूनियर के लेवल का ही काम दोगे तो कभी भी उसका विकास नहीं होगा, कभी भी वो मोटिवेट अपने आप को फील नहीं करेगा। एक व्यक्ति को उसकी योग्यता से ऊपर काम दिया जाता है तो रिस्क तो रहता है, लेकिन वो अपने आप को अभिप्रेरित महसूस करता है कि मुझे कम से कम इस लायक समझा गया। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट करना, तो मोटिवेट अपने आप को फील करता है कि हाँ जी मुझे इस लायक समझा गया। अगर मैं ही हूँ, अगर मैं हमेशा लाइफ टाइम 11-12 ही पढ़ाता रहूँगा तो कभी मेरा विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मुझे हायर क्लासेस भी पढ़ाने के लिए दी जाए तो थोड़ा मैं पढ़ के पढ़ाऊँ, थोड़ी सी तैयारी करके पढ़ाऊँ, तो इससे मेरा डेफिनेटली विकास होगा। पूरी संस्था का विकास होता है। डेफिनेटली बात है, इसमें 2 ही पक्ष होते हैं, एक अधिकारी यानी कि प्रबंधक और इसके जूनियर। प्रबंधक का भी विकास हो रहा है, जूनियर्स का भी विकास हो रहा है। प्रबंधक का विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने अधिकारों को सौंप रहा है, सामने वाले व्यक्ति को काम को सौंप रहा है, तो थोड़ा सा फ्री भी हो जाता है, मेंटली फ्री भी होता है, तो उसका भी विकास होगा। जूनियर्स का विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें नया नया काम करने के लिए, सीखने के लिए मिलता है, अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करने के लिए, सीखने के लिए मिलता है। तो जब संस्था में यही 2 लोग होते हैं, दोनों का विकास होगा, तो संस्था का विकास अपने आप ही संभव हो पाएगा। और अधिकारी और अधीनस्थ,
आपस में उन दोनों के बीच में संबंध भी अच्छे बनते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा बनता है और एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, तो इनके बीच में संबंध अच्छे बनते चले जाते हैं, तो ये पूरी संस्था के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये थे बेटा आपके दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन करते हैं।